बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका बायोलॉजी का टीचर और आज हमने जो डिस्कस करना है वो चैप्टर 7 का SLO नंबर 4 डिस्कस करना है। चैप्टर 7 हमारा कौन सा था? मेटाबॉलिज्म। और SLO नंबर 3 जो हमने स्टार्ट किया था वो था एंजाइम। SLO 2 एंजाइम था। SLO नंबर 3 जो था वो एंजाइम के एक्शन मैकेनिज्म थे। और SLO नंबर 4 जो है वो हमारा है फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन एंजाइम एक्टिविटी। अच्छा, कल हमने बात की एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में रिएक्शन करते हैं और क्या बनता था? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन रहा था। फिर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनता था और उसके बाद एंजाइम अलग हो जाता था, प्रोडक्ट अलग हो जाता था। मैं थोड़ा सा उसका ओवरव्यू देना चाहता हूँ। देखिएगा, हम बात कर रहे हैं जी, एंजाइम था, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट मीट कर रहा है और क्या बन रहा है? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन रहा है। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के बाद क्या बन रहा है? एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। ये प्रीवियस लेक्चर हमारा था। अच्छा, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स के बाद होता क्या है? एंजाइम अलग हो जाता है और प्रोडक्ट अलग हो जाता है। और हमने इसके लिए बात की थी कि जो एंजाइम है अब ये अवेलेबल है किसी और रिएक्शन के लिए और प्रोडक्ट हमारा एज इट बन चुका है। तो ये हमारा कल वाला लेक्चर था। आज हमारा जो लेक्चर है वो फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन एंजाइम एक्टिविटी, कि ये जो एंजाइम काम करते हैं इनके ऊपर कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं मैं उनको एनालिस्ट कर रहा हूं। नंबर फर्स्ट देखिएगा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। नंबर फर्स्ट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ये पहला फैक्टर है। आपने भी इसी तरह से जब क्वेश्चन लिखना है तो इसको एनालिस्ट करना है। नंबर फर्स्ट पे हम क्या लिखेंगे? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। नंबर सेकंड पे मेंशन कर रहा हूं इफेक्ट ऑफ pH। नंबर 3, जो तीसरा फैक्टर है उसको हम कहेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। मैं मेंशन कर रहा हूं यहां पे इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। ये 3 फैक्टर हमने यहां पर लिख लिए हैं। एक फोर्थ फैक्टर भी है, वो मैं मेंशन कर देता हूं यहां पर। फोर्थ वन है इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम। इसको भी आप राइट अप कर लें। अच्छा, 4 फैक्टर हमने देखे हैं। नंबर फर्स्ट पे हमने क्या देखा जी? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ pH एंड इफेक्ट ऑफ concentration of substrate and effect of concentration of enzymes। ये 4 फैक्टर्स हैं जो यहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, अब इनको हमने 1 बाय 1 डिस्कस करना है कि कौन सा फैक्टर कैसे जो है इफेक्ट कर रहा होता है। नंबर फर्स्ट देखिएगा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में हमने क्या देखना है? नंबर फर्स्ट पर मैं इसके लिए लिखूंगा कि आप अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना, T फॉर टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन रेट बढ़ता है। यानी कि टेम्परेचर के बढ़ाने से रिएक्शन रेट जो है वो बढ़ेगा। ये पहली बात है। लेकिन दूसरी बात हम ये करेंगे, टेम्परेचर कितना को बढ़ाएंगे रिएक्शन रेट बढ़ता जाएगा। तो इसके लिए मैं बात वाज़ेह लिख दूंगा, अप टू अ सर्टन लिमिट। एक लिमिट तक की बात करेंगे, उस लिमिट के बाद रिएक्शन रेट नहीं बढ़ेगा। अच्छा, ये क्यों बढ़ता है? मैं यहां पर बात करता हूं
कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं उस वक्त काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ती हैं। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ती हैं। अच्छा, जब काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ती हैं तो क्या होता है, मॉलिक्यूल्स के अंदर क्लेयंस बढ़ती हैं। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं क्लेयंस बढ़ेंगी, मॉलिक्यूल्स के दरमियान में क्लेयंस बढ़ेंगी। और जब मॉलिक्यूल यहां पर कौन से हैं, एंजाइम्स हैं और सबस्ट्रेट है, उनके मीटिंग चांसेस बढ़ेंगे। जब क्लेयंस बढ़ी तो क्या हुआ, हमने कहा है कि जी रिएक्शन रेट बढ़ेगा। ये हमने रीजन देख लिया। अब आपके पास यहां पे क्वेश्चन पूछा जाता है, सवाल यहां पर यह पूछा जाएगा, मैं यहां पर लिखता हूं क्वेश्चन नंबर 1। पहला सवाल यह है, पहला सवाल आपसे पूछा जा सकता है, राइट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एंजाइम एक्टिविटी। ये पहला बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आएगा। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन आपसे यह पूछा जा सकता है, व्हाई रिएक्शन रेट इज इंक्रीज्ड, व्हाई रिएक्शन रेट इज इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा, तो उसके लिए हमारा आंसर ये वाला होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स के बढ़ने से क्लेयंस ऑफ मॉलिक्यूल यानी कि क्लेयंस ऑफ सबस्ट्रेट एंड एंजाइम इंक्रीज होती हैं। जब ये क्लेयंस इंक्रीज होती हैं तो क्या होता है, रिएक्शन रेट बढ़ता है। ये हमने रीजन बता दिया है कि टेम्परेचर के बढ़ाने से रिएक्शन रेट क्यों बढ़ता है। अच्छा, अब ये बात, लेकिन अब हमने देखना है कि कितना टेम्परेचर। एक खास बात है यहां पर हम मेंशन करेंगे, ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर, अब हमने बात कर ली है किसकी, ऑप्टिमम टेम्परेचर की, यानी कि वो टेम्परेचर होता है जिस पर रिएक्शन रेट मैक्सिमम होता है, यानी कि ये वो टेम्परेचर है जिस पर रिएक्शन रेट मैक्सिमम होता है, हम इसको क्या बोल रहे हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो मैं इसके लिए लिखूंगा डेफिनेशन, द टेम्परेचर at which reaction rate is maximum, यानी कि वो टेम्परेचर जिस पर रिएक्शन रेट मैक्सिमम होगा हम उसको क्या बोल रहे हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर। अब इसकी बहुत सारी एग्जांपल आ जाएंगी यहां पे। देखिए आपके पास यहां पे ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज ऑप्टिमम टेम्परेचर। आपसे सवाल पूछा गया व्हाट इज ऑप्टिमम टेम्परेचर, तो आपने इसकी एग्जांपल भी बतानी है यहां पर। तो मैं इसके साथ यहां पर एग्जांपल लिख रहा हूं, एग्जांपल लिख रहा हूं ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर ह्यूमन। ह्यूमन के लिए हमारी बुक के अंदर लिखा हुआ है 36 to 38 डिग्री सेल्सियस, तो इसमें मैं नॉर्मली लिखता हूं 37 डिग्री सेल्सियस जो है ये टेम्परेचर जो है वो क्या है, ऑप्टिमम टेम्परेचर है ह्यूमन बॉडी के लिए 37 सेल्सियस। तो मैंने 36 और टू 38 तक रेंज भी बता दी है, हमारी बुक के अंदर 36 to 38 मेंशन हो गया। अच्छा, अब आपके पास यहां पर शॉर्ट क्वेश्चन क्या है, मैं यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 लिखूंगा। क्वेश्चन नंबर आपके पास 3, क्योंकि क्वेश्चन 1 और 2 हमने किसके लिए डिस्कस किया था, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के हवाले से बात की थी हमने। अच्छा, सवाल आपसे पूछा जा सकता है डिफाइन ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर की डेफिनेशन लिखेंगे और साथ हम एग्जांपल देंगे तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। कोई और एग्जांपल भी आपके पास हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है जी। बैक्टीरिया का आप लिख सकते हैं, बर्ड्स का लिख सकते हैं, बर्ड्स का ऑलमोस्ट यही होता है 36 to 38, और जो बैक्टीरिया हैं उनके फिर डिफरेंट होते हैं। अच्छा, अब हमने यहां पर देखना है कि टेम्परेचर अगर एक्सट्रीम चेंज होए तब क्या होता है, टेम्परेचर थोड़ा सा चेंज होए तब क्या होता है। आए देखते हैं, मैं लिख रहा हूं इफेक्ट जब टेम्परेचर क्या हो गया, एक्सट्रीम चेंज हो गया उसमें।
जब टेम्परेचर एक्सट्रीमली चेंज हो जाता है उस वक्त एंजाइम और सबस्ट्रेट के दरमियान में काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है, कलेजन्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, जिसकी वजह से एंजाइम जो होता है उसका ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय होता है। क्या होता है? डैमेज्ड ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर। उसका ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर जो है ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। अगर उसका ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाए तो हम इसको कहते हैं डीनेचरेशन। एंजाइम क्या हो जाते हैं? डीनेचर हो जाते हैं। प्रोसेस को हम डीनेचरेशन कहते हैं। अब यहां से अगेन से आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वो क्वेश्चन नंबर मैं क्या लिख रहा हूं जी? क्वेश्चन नंबर आपके पास 4 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? व्हाट इज डीनेचरेशन? हाउ डीनेचरेशन अकर इन दी एंजाइम? एंजाइम में डीनेचरेशन कैसे होती है और डीनेचरेशन है क्या? तो पहली बात हम कह रहे हैं कि जब एंजाइम का ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाता है हम उसे क्या बोलते हैं? डीनेचरेशन। अब डीनेचरेशन किस किस वजह से हुई है? एक तो हमने कहा है कि एक्सट्रीम चेंज इन टेम्परेचर से हुई है। दूसरी बात हमने नेक्स्ट टॉपिक के अंदर पढ़नी है, यानी कि नेक्स्ट जो हमने पीएच की बात करनी है तो दूसरा पीएच की बात हम करेंगे। सवाल क्या है? डीनेचरेशन। तो डीनेचरेशन की हम क्या लिखेंगे? डेफिनेशन। फिर इसका हम लिखेंगे कॉज। तो कॉजेज में हम 2 बातें लिखेंगे। एक तो हम लिखेंगे एक्सट्रीम चेंज इन टेम्परेचर और दूसरा हम इसमें लिखेंगे एक्सट्रीम चेंज इन पीएच। इसकी हमने भी बात करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा इस तरह से कंप्लीट होगा। अच्छा, अब हम देखते हैं कि अगर हम स्लाइड चेंज करेंगे टेम्परेचर में तो तब क्या होगा? स्लाइड चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में थोड़ा सा चेंज करेंगे तो फिर क्या होगा? देखते हैं जी। जब टेम्परेचर को हम थोड़ा सा चेंज करेंगे तो उस वक्त एंजाइम क्या आ जाएंगे? इनएक्टिव हो जाएंगे। एंजाइम्स बिकम इनएक्टिव। अच्छा, इसकी भी कंडीशन ये होगी कि आप अगर ऑप्टिमम से ज्यादा आप बढ़ाएंगे तो स्लाइड चेंज अबव द ऑप्टिमम टेम्परेचर, तो उसमें क्या हो जाएंगे? एंजाइम इनएक्टिव हो जाएंगे। इसी तरह अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हम डिक्रीज कर देते हैं तब भी एंजाइम क्या हो जाएंगे? इनएक्टिव हो जाएंगे। लेकिन ये वाला जो प्रॉब्लम है, ये वाली जो बात है, इसमें एंजाइम जो है वो अगेन से एक्टिव हो सकते हैं। तो इसकी बात हम कर रहे थे। अब इसी चीज को हम क्या करेंगे? ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, ग्राफिकली इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? मैं यहां पर हमारे पास 2 एक्सेस हैं, एक ये एक्सेस है, एक ये है। यहां पर हम क्या लिखेंगे? टेम्परेचर। यहां पे मैंने टेम्परेचर मेंशन किया। तो टेम्परेचर यहां से मैं स्टार्ट करता हूं, ये 0 है, यहां पर 10, यहां पर 20, ये 30 आ गया, यहां पर 40 आ गया, देन 50 एंड देन ऑनवर्ड। ये टेम्परेचर है और डिग्री सेल्सियस के अंदर हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। अच्छा, यहां पर हम क्या लिखेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन 2 एक्सेस हमारे पास आ गए। अच्छा, अभी हमने बात की थी कि ह्यूमन के लिए जो टेम्परेचर है वो मैक्सिमम कहां तक है? ऑप्टिमम टेम्परेचर वो ये 37 की बात करूंगी, यहां पर वो ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो इसको मैं यहां पर देखूंगा कि रिएक्शन रेट यहां पर मैक्सिमम होगा। तो इसका मतलब है ये जो बात हम यहां पे कर रहे हैं कि ये क्या है? टेम्परेचर यहां पर मैक्सिमम है। तो इसको मैं लिखूंगा यहां पर क्या है? ऑप्टिमम टेम्परेचर है। ऑप्टिमम टेम्परेचर, इसका मतलब यहां पे रिएक्शन रेट मैक्सिमम है। अच्छा, इससे पहले अगर देखा जाए तो यहां पर देखिएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे रिएक्शन रेट जो है वो सबसे कम होता है।
अच्छा, यहाँ से रिएक्शन रेट बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है ऐसे ऐसे रिएक्शन रेट भी बढ़ रहा है। और जब ऑप्टिमम टेम्परेचर आया तो रिएक्शन रेट यहाँ पर क्या हो गया जी, मैक्सिमम हो चुका है। अच्छा, जैसे ही ऑप्टिमम टेम्परेचर से हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन रेट जो है वो कम होने लग जाएगा, और एक वक्त ऐसा आएगा कि हमने कहा यहां पर क्या हो गए, एंजाइम डीनेचर हो जाएंगे, यहां पे एंजाइम डीनेचर हो जाएंगे और उनका जो है वो ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये हम किसकी बात कर रहे थे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एंजाइम एक्टिविटी। अच्छा, अब आपने क्या करना है, यहां पर जो क्वेश्चन आएगा, जो पहला क्वेश्चन हमने डिस्कस किया यहां पे, क्वेश्चन नंबर 1 और 1 and 2, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो इसमें आपने क्या लिखना है जी, पहले हम क्या लिखेंगे, इसका इफेक्ट लिखेंगे और उसके बाद हमने इसका ग्राफ लाजमी बनाना है। ये दो बातें हमारी इसके अंदर हो गई। अच्छा, अब नेक्स्ट चलते हैं जी, इफेक्ट ऑफ पीएच। नंबर सेकंड, इफेक्ट ऑफ pH on enzyme activity, effect of pH on enzyme activity। अच्छा, pH क्या होती है, देखें हमारे पास pH का स्केल होता है कहां से कहां, 0 to 14। अब 0 to 14 में देखें यहाँ पे 1 2 3 एंड सो ऑन 13 एंड 14। अब हर एंजाइम जो है उस वो डिफरेंट पीएच में काम कर रहा होता है, सारे एंजाइम एक पीएच में काम नहीं करते, लेकिन हर एक एंजाइम के लिए जो टेम्परेचर होता है ऑप्टिमम वो सेम होता है। यानी कि ह्यूमन के लिए अगर देखा जाए तो टेम्परेचर ऑप्टिमम 37 है, लेकिन जो उनकी एंजाइम जिस मीडियम में काम करेंगे उसकी पीएच जो है वो डिफरेंट होगी। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो हमें यहाँ पर भी क्या चाहिए, ऑप्टिमम पीएच चाहिए। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ऑप्टिमम पीएच। ऑप्टिमम पीएच क्या होती है, सेम उसी तरह जिस तरह हमने बात की टेम्परेचर ऑप्टिमम चाहिए था, तो उसमें ऐसा टेम्परेचर जिसमें रिएक्शन रेट मैक्सिमम था, तो सेम पीएच के लिए भी यही बात करेंगे, ऐसी पीएच जिसमें एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो मैक्सिमम होती है, उस पीएच को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिमम पीएच। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं द पीएच एट विच reaction rate is at maximum is known as, इसको हम क्या बोल रहे हैं, ऑप्टिमम पीएच। अच्छा, यहां पर ऑप्टिमम पीएच के लिए एग्जांपल लिखेंगे, एग्जांपल आ जाएंगी, जैसा कि मैं लिख रहा हूं एक एंजाइम है पेप्सन। अच्छा, एंजाइम पेप्सन है, इसके लिए ऑप्टिमम पीएच जो है वो 2 है, 2 पीएच है। अच्छा, दूसरा एक एंजाइम मैं लिख रहा हूं उसका नाम है ट्रिप्सन। अब ट्रिप्सन जो है एंजाइम है, इसके लिए पीएच है 8। अब पीएच एक 8 नजर आ रही है, एक 2 नजर आ रही है। अब हमें पता है पीएच 2 होगी तो हम इसको एसिडिक लिखेंगे, ये आ जाएगी, यानी कि ये एसिडिक मीडियम में काम करेगा। तो इसका कौन सा मीडियम होगा, अल्कलाइन मीडियम होगा। अल्कलाइन मीडियम। तो एसिडिक मीडियम कहां मौजूद होता है, एसिडिक मीडियम याद रखिएगा स्टमक के अंदर, यानी कि स्टमक के अंदर कौन सा मीडियम, एसिडिक, और अल्कलाइन मीडियम कहां पर होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। यानी कि ये वाले जो एंजाइम है कहां पे काम करेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो हमने देखे अब ट्रिप्सन जो है पीएच 2 के अंदर काम नहीं कर सकता और पेप्सन जो है पीएच 8 में काम नहीं कर सकता, यानी कि पेप्सन स्टमक में काम नहीं कर सकता और ट्रिप्सन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर काम नहीं कर सकता। तो ये इनकी ऑप्टिमम पीएच के हवाले से हमने बात कर ली है।
अब यहाँ पर भी देखें उसी तरह से क्वेश्चन आपके पास आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ऑप्टिमम पीएच क्या है और उसकी एग्जांपल आ जाएंगी। ऑप्टिमम पीएच की डेफिनेशन है और उसकी एग्जांपल हम लाजमी लिखेंगे। अच्छा, अगर इफेक्ट ऑफ पीएच आ जाएगा तो इफेक्ट ऑफ पीएच में देखें एक और क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या है, इफेक्ट ऑफ पीएच, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन एंजाइम एक्टिविटी। तो उसमें हम इसका इफेक्ट बताएंगे, ठीक है, और उसके बाद हम साथ ग्राफ बताएंगे, यानी कि इसको इंट्रोड्यूस करवाएंगे प्लस क्या बनाएंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे। आए जरा चलते हैं ग्राफ की तरफ और इफेक्ट की तरफ भी आ जाते हैं। पहले मैं इफेक्ट बताता हूं। इफेक्ट में नंबर फर्स्ट, जब एक्सट्रीम चेंज होगा तब क्या होगा, एक्सट्रीम चेंज इन पीएच। दूसरा लिख रहा हूं स्लाइड चेंज, स्लाइड चेंज इन पीएच। जब एक्सट्रीम चेंज होता है तो हमने पहले बात की, एक्सट्रीम चेंज में एंजाइम डीनेचर हो जाते हैं, अपना ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय कर बैठते हैं। नंबर फर्स्ट पे देखिएगा, हम कह रहे हैं कि एंजाइम क्या हो जाएंगे, यहां पे डीनेचरेशन हो जाएगी। ये पहले हमने बात कर ली है कि यहां पर क्या होगी, डीनेचरेशन होगी और यहां पर एंजाइम क्या हो जाएंगे, इनएक्टिव हो जाएंगे। अब डीनेचरेशन जो है ये प्रोसेस मेंशन कर देता हूं कि ये प्रोसेस जो है इरिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल। लेकिन जो इनएक्टिविटी है ये वापस हो सकती है, रीगेन अप हो सकता है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ये प्रोसेस रिवर्सिबल है। तो ये दो बातें हमने साथ कर ली है। अब हमने इफेक्ट ऑफ पीएच देख ली है। अब हम इसके ग्राफ की तरफ आते हैं। अच्छा, अब हमने दो बातें यहां पर की। एक हमने कहा, यानी कि देखें 0 to 14 की बात कर रहा हूं। आपने दो एग्जांपल पढ़ी हैं यहां पर, एक एग्जांपल पीएच 8 की और एक एग्जांपल पीएच 2 की, यानी कि पेप्सन के लिए पीएच और ट्रिप्सन के लिए पीएच। अब याद रखिएगा, पीएच एंजाइम की नहीं होती, पीएच मीडियम की होती है जहां पर किसी एंजाइम ने काम करना होता है। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं इफेक्ट ऑफ पीएच, यानी कि इस साइड पे पीएच लिख रहा हूं और इस एक्सेस में मैं लिख रहा हूं रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा, पीएच 0 है, यहां पे 1 होगी, यहां पर 2 होगी, ये 3 होगी एंड सो ऑन। मैं यहां पर लिख रहा हूं पीएच 7 है, देन यहां पर मैं लिख रहा हूं यहां पे 7 है, यहां पे 8 है और यहां पे 9 है। अब हमने इसके अंदर और इसके अंदर, यानी कि इसका जो रेट है मैक्सिमम यहां पर होगा, इसका मैक्सिमम रेट यहां पर हम देख रहे हैं। अच्छा, इसका ग्राफ ड्रा करते हैं, यानी कि यहां से ऐसे, यानी कि यहां पर रिएक्शन रेट मैक्सिमम है, ऑप्टिमम पीएच है यहां पर, ये है ऑप्टिमम पीएच। ऑप्टिमम पीएच, और इसके लिए ऑप्टिमम पीएच ये है, ये आ गई ऑप्टिमम पीएच। अब देखना क्या है, ये किसके लिए है, ये है ट्रिप्सन के लिए और ये किसके लिए है, पेप्सन के लिए। वो पेप्सन के लिए है और ये ट्रिप्सन के लिए। तो इसका ग्राफ आप ड्रा करें तो आप इस तरह से ड्रा करें। यहां पर देखें ये स्लाइड चेंज हो रहा है, तो यहां पर इनएक्टिविटी होगी, यहां पर भी इनएक्टिविटी, लेकिन जब यहां पे पहुंचेगा, यहां पे पहुंचेगा तो ये डीनेचरेशन हो जाएगी। तो ये हमारा इसका ग्राफ था, किसके लिए, इफेक्ट ऑफ पीएच के लिए। अच्छा, जो तीसरी बात हमने करनी है वो किसके लिए होगी, इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट। नंबर 3, इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन।
तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के हवाले से क्या बात करेंगे, हम कहेंगे अब दो चीज़ें होंगी यहाँ पर, याद रखिएगा। यहाँ पर ऑप्टिमम पीएच देनी है हमने, ऑप्टिमम पीएच और ऑप्टिमम टेम्परेचर भी देना है, यानी कि दो बातें हमने याद रखनी, पीएच भी ऑप्टिमम होगी और टेम्परेचर भी ऑप्टिमम होगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जैसे ही हम सबस्ट्रेट बढ़ाएंगे तो रिएक्शन रेट क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन इसके लिए भी हम क्या लगाएंगे कि एक लिमिट तक, सबस्ट्रेट बढ़ाने से रिएक्शन रेट बढ़ रहा है। क्यों बोला कि ज़्यादा सबस्ट्रेट ज़्यादा एंजाइम के साथ बाइंड कर रहा है, ज़्यादा एक्टिव साइट ज़्यादा सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज कर रहे हैं, तो रिएक्शन रेट बढ़ रहा है, लेकिन अप टू अ सर्टेन लिमिट। क्योंकि इससे नेक्स्ट एक पॉइंट आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सैचुरेशन आ जाती है। सैचुरेशन, सैचुरेशन का मतलब क्या है, ऑल एक्टिव साइट्स, ऑल एक्टिव साइट क्या हो जाती हैं, ऑक्यूपाई हो जाती हैं। जब सारी एक्टिव साइट क्या हो जाएंगी, ऑक्यूपाई हो जाएंगी, तो उस वक्त रिएक्शन रेट मजीद नहीं बढ़ेगा। अच्छा, इस बात को भी हम ग्राफ के जरिए से डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब देखिएगा जरा, यहां पर हम लिखेंगे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, और यहां पर हम किसे मेंशन करेंगे, रिएक्शन रेट। आर को मैं रिएक्शन रेट से मेंशन कर रहा हूं। अच्छा, आपने क्या किया है, यहां पे सबस्ट्रेट बढ़ाया है, सबस्ट्रेट बढ़ाया, रिएक्शन रेट बढ़ रहा है। लेकिन अब आप सबस्ट्रेट बढ़ा रहे हैं, रिएक्शन रेट नहीं बढ़ रहा। रिएक्शन रेट जो है एक किस में आ गया है, सबस्ट्रेट बढ़ा रहे हैं लेकिन रिएक्शन रेट नहीं बढ़ रहा। तो यहाँ पर कौन सा पॉइंट, हम किस पॉइंट पे पहुँच गए हैं, सैचुरेशन पे पहुँच गए हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि इस पॉइंट पे क्या हो गई है, सैचुरेशन हो गई है, सैचुरेशन हो गई है। यहाँ पर क्या हो रहा है, रिएक्शन रेट इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे सैचुरेशन, यहाँ पे सैचुरेशन क्यों हुई, हमने कहा सारी की सारी क्या हो गई, एक्टिव साइट जितने भी एंजाइम अवेलेबल थे वो अब क्या हो गए, उनकी एक्टिव साइट ऑक्यूपाई हो गई हैं। अब वो उनको प्रोडक्ट में पहले चेंज करेंगे और फिर नए सबस्ट्रेट बाइंड करेंगे और रिएक्शन होगा। लेकिन अब रिएक्शन रेट बढ़ेगा नहीं, बल्कि किस में आ जाएगा, इक्विलिब्रियम के अंदर आ जाएगा। तो इसको अब यहाँ से बढ़ रहा था। अच्छा, अब एक और बात है यहाँ पे, अगर हमारे पास एंजाइम होंगे अनलिमिटेड तो रिएक्शन रेट बढ़ता भी जा सकता है। कंडीशन ये है कि अगर यहाँ पर क्या होगा, ये बात तब हम करेंगे जब एंजाइम अनलिमिटेड होंगे। अच्छा, तो इसका आपका क्वेश्चन यहाँ पर क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पहली बात हम क्या लिखेंगे, इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट ऑन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ऑन एंजाइम एक्टिविटी। तो उसमें हम ये बताएंगे। और दूसरी बात हम क्या लिखेंगे, उसका ग्राफ, यानी कि उसमें क्या करेंगे, हम पहले नंबर 1 पे हम उसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे, नंबर 2 पे हम क्या करेंगे, उसका ग्राफ बनाएंगे, और तब हमारे रूब्रिक्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। अच्छा, अब हम चलते हैं लॉस, यानी कि एंजाइम कंसंट्रेशन, नंबर 4, एंजाइम कंसंट्रेशन, यानी कि एंजाइम कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट है। सिंपल सी बात है, आपने एंजाइम बढ़ाने हैं तो क्या होगा, रिएक्शन रेट बढ़ेगा। तो इसके लिए भी आप क्या करेंगे, पहली बात तो है कि ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा, ऑप्टिमम पीएच होगी, और इसके लिए आपने लिखना है कि अनलिमिटेड सबस्ट्रेट होंगे, कि जो आपके सबस्ट्रेट हैं वो भी क्या हैं, अनलिमिटेड हैं। ये 3 जो हैं आपके पास कंडीशन होनी चाहिए, यानी कि ऑप्टिमम टेम्परेचर 1, ऑप्टिमम पीएच 2 और अनलिमिटेड जो है वो सबस्ट्रेट हो, तब जो है वो रिएक्शन रेट बढ़ता रहेगा। तो इसके लिए मैं ग्राफ बनाता हूं। अच्छा, इस एक्सेल में मैंने क्या लिखा है, एंजाइम कंसंट्रेशन लिख दिया जी, और यहां पर रिएक्शन रेट मेंशन कर दिया, एंजाइम कंसंट्रेशन और रिएक्शन रेट।
अच्छा, आप एंजाइम बढ़ा रहे हैं तो रिएक्शन रेट बढ़ता जा रहा है, एंजाइम बढ़ाते जा रहे हैं रिएक्शन रेट बढ़ता जा रहा है, तो इसका ग्राफ जो है स्ट्रेट जो है वो लाइन बनता है। तो क्योंकि आपके पास अनलिमिटेड सबस्ट्रेट है। तो यहाँ तक आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अब अगेन से मैं बता रहा हूँ कि अब इस क्वेश्चन को आपने कैसे लिखना जी। देखें ये क्वेश्चन नंबर यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8 आ गया। उसी तरह पहले आप क्या लिखेंगे, इसका इफेक्ट लिखेंगे, इंट्रोडक्शन आप कह सकते हैं, इफेक्ट कह सकते हैं, देन आप इसका ग्राफ बनाएंगे, तो आपके ये कंटेंट पूरे हो जाएंगे। देखें आज का जो हमारा टॉपिक था वो क्या था, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन एंजाइम एक्टिविटी। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हमने डिस्कस किया है, इफेक्ट ऑफ पीएच डिस्कस किया है, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट डिस्कस किया है, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम डिस्कस किया है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में हमने मुख्तलिफ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जी। ऑप्टिमम पहले हमने इफेक्ट लिखा है, फिर ऑप्टिमम टेम्परेचर, देन अगेन से इफेक्ट हमने मेंशन किया एक्सट्रीम और स्लाइड चेंज के हवाले से, देन इसका ग्राफ आपने भी एज इट जिस तरह मैंने हेडिंग्स बनवाई हैं आपने इसी तरह से अपनी नोटबुक्स पे इसे राइटअप करना है ताकि आपको अच्छी तरह से याद हो जाए, और पेपर के अंदर भी आपने एज इट इसी तरीकाकार से लिखना है, तो आपके रूब्रिक्स पूरे होते हैं और आपको कंप्लीट मार्क्स मिलते हैं इसके। देन इफेक्ट ऑफ पीएच के हवाले से हमने ऑप्टिमम पीएच की बात की है, फिर एग्जांपल हमने मेंशन किए हैं, फिर इफेक्ट ऑफ पीएच हमने लिखा है, देन हमने ग्राफ बनाए हैं दोनों एंजाइम के हवाले से, फिर इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन था, इफेक्ट क्या है और उसका ग्राफ था। अच्छा, इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ये सैचुरेशन वाला है बड़ा इंपॉर्टेंट, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू आ जाता है। अच्छा, उसके अलावा एंजाइम कंसंट्रेशन के हवाले से मैंने एक एक्स्ट्रा बात यहाँ पर आपसे शेयर की है। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं तक था, कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।